तो हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं सीटेट में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 वाले सीटेट में। बेसिकली अगर आपको मैथ्स में अच्छे स्कोर करने हैं दोस्तों, तो आपको दो सेक्शन आपके मजबूत करने होंगे। जो पहला है वो है आपका ज्योमेट्री और दूसरा है वो आपका है मेंसुरेशन। तो इन दोनों ही सेक्शन को लेकर के, मतलब ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इन दोनों सेशन का हमने जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे सारे ही क्वेश्चन को सम्मिलित करते हुए एक वीडियो के रूप, एक पीपीटी के रूप में हमने बना लिया है, जिसमें कि सारे ही क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, चाहे वो ट्राइंगल से हो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से ट्राइंगल शुरू है, चाहे तो वो आपके जो है क्वाड्रिलेटरल से हो, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, या फिर आपके जो है सिमेट्री से क्वेश्चन हो, जिस जिस भी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सारे ही क्वेश्चन को सम्मिलित कर लिया गया है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ हम जो है डिस्कस करने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सीटेट एग्जाम 2021 में। ठीक है, आइए चलिए। तो सबसे पहला तो ज्योमेट्री का ये मैराथन है। सबसे पहले मैं इसको जो है थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अपने इमेज को, जिससे कि आपको अच्छे से पूरा सब कुछ दिख सके। ठीक है, चलिए अब आशा करते हैं कि आपको पूरा दिख रहा होगा स्क्रीन। हम्म तो आप जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको बिलीव इन योरसेल्फ, ये मोटिवेशन है कि भाई आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। और अब आगे हम चलते हैं और जल्दी से जो है हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जो देखना है वो है आपका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स को कहते हैं, दो ऐसे एंगल जिनका जो योग हो वो 180 डिग्री हो। याद रखिएगा, योग अगर 180 डिग्री है तो ऐसे दो एंगल्स को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और अगर उनके योग अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ऐसे दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसको हिंदी में जो है पूरक कोण कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इसको हिंदी में समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसको जो है हिंदी में समपूरक कोण कहते हैं। तो समपूरक कोण और पूरक कोण, ये दोनों आपको बेसिक रूप से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अगर आपको ये पता है, जैसे देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मान लीजिए ये कोण बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अगर इसको x कह दिया गया और इसको मान लीजिए y कह दें, और आप देख रहे हैं कि x और y दोनों मिल करके एक 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो x और y ये दोनों क्या हो जाएंगे? बताइए। ये दोनों पूरक कोण कहे जाएंगे। एक दूसरे के क्या है? ये दोनों पूरक हैं। क्लियर? इसी प्रकार से मान लीजिए अगर कोई एंगल आपको x दे रखा है और बताया है कि इसका, अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर कोई एंगल x दिया हुआ है और पूछ दिया जाए कि बताइए इसका पूरक कोण क्या होगा, या फिर इसका समपूरक कोण क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछता है दोस्तों, तो देखिए आप जानते हैं कि पूरा मिलाकर के 90 है। 90 में से इतनी दूरी का जो मान है वो x है, तो बाकी जो बचा हुआ वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, इतना जो बचा हुआ है वो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर है? दूसरा आप ध्यान रखिएगा, अगर 180 है इसी प्रकार से और एक x दे रखा है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है दोस्तों 180 माइनस एक्स। अगर ये बात आपको क्लियर है इतनी सी, तो आप अब सारे क्वेश्चंस को अपने आप जो है बड़े ही इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना। ठीक, चलिए हमारे लिए जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपका आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है एक्स और वाई दो समपूरक कोण है, और ये इस प्रकार से है कि एक्स वाई से बड़ा है। ठीक है, और इन कोणों का अंतर 40 डिग्री है। 40 डिग्री अंतर का मतलब ये है कि पहला दूसरे से 40 डिग्री बड़ा है। मतलब अगर मान लीजिए इस y को अगर हम कुछ मान लेते हैं, या फिर y को अगर हम y ही कहते हैं, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? y प्लस 40 हो जाएगा। अगर इसको आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए हम y को अगर मान लीजिए m मान लेते हैं, m डिग्री का मान लेते हैं, तो x कितने डिग्री का हो जाएगा? इससे 40 डिग्री, मतलब अंतर 40 डिग्री का, यानी कि इससे 40 डिग्री बड़ा है, यानी कि m प्लस 40 हो जाएगा। क्लियर? और ये दोनों क्या है? समपूरक कोण है, यानी कि इन दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 2m प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब इसको आप मन में सॉल्व कर सकते हैं कि 2m की वैल्यू आपकी 140 हो जाएगी, m की वैल्यू आपकी 70 हो जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू आपकी 70 हो जाएगी। ठीक, तो जो छोटा एंगल था यानी कि y था, वो कितना हो गया? जो y था आपने माना था वो 70 ही माना था, और x को हमने m प्लस 40 माना था। ठीक है, m प्लस 40 यानी कि 70 प्लस 40 यानी कि 110 डिग्री का हो जाएगा। अब आपसे पूछा है 3x माइनस 4y की वैल्यू। 3x यानी कि 3 गुणे x, 3 गुणे 110 यानी कि 330। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी
330 माइनस 4y यानी कि 4 इंटू दिस 70, तो 4 इंटू 7 4 7 28 होता है, आप जानते हैं, तो 280 हो जाएगा। 330 में से 280 जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री हो जाएगा, और यही आपके लिए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहला आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन आपका मतलब पूछा गया था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप बड़े ही इजी वे में और तेजी के साथ लगा सकेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये लिखा हुआ है कि संपूरक कोणों का माप, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दो संपूरक कोणों का माप 2a प्लस बी और 3a माइनस बी है, तब 3a का मान बताइए। देखिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, संपूरक कोण है, मतलब इन दोनों का योग, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, इन दोनों का योग जब हम करेंगे, मतलब 2a प्लस बी और प्लस 3a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू 180 होगा। और जब आप ब्रैकेट खुलेगा दोस्तों, तो ब्रैकेट के पहले प्लस की साइन है, अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, ये प्लस बी और माइनस बी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और कुल मिलाकर के 2a और प्लस 3a यानी कि 5a की वैल्यू हो जाएगी 180। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो आपको 3a की वैल्यू निकालनी थी, 5a की वैल्यू आप देख सकते हैं 180 है, यानी कि आप इसको 36 से गुणा किया गया है। ठीक है, a की वैल्यू 36 हो जाएगी, आप चाहें तो निकाल सकते हैं a की वैल्यू, अगर आपको निकालनी हो यहाँ से, तो 180 बटा में 5 होगा। ठीक है, तो ये आपका 36 आ जाएगा। क्लियर, 36 आ गया। अब आपको 3a की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 3 इंटू 36 यानी कि 108 होता है, आप जानते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, कुछ ज्यादा नहीं है, इस कारण से थोड़ा तेजी चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्स और वाई दो पूरक कोण हैं। ठीक है, ध्यान देना है, लिखा हुआ एक्स और वाई दो कैसे कोण है दोस्तों, पूरक कोण है, और इस प्रकार से है कि उनका अंतर 10 डिग्री है, एक्स वाई से बड़ा है। ठीक, देखिए, एक्स और वाई दो पूरक कोण है, एक्स वाई से बड़ा है, अगर इसको एम मान लेते हैं तो ये m प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर, लिखा हुआ है एक्स वाई से बड़ा है। ठीक है, और ये आपका सिंपल सा आप समझिए, एक्स वाई से बड़ा हो गया, और ये दोनों पूरक कोण है दोस्तों, यानी कि m प्लस 10 और प्लस m इज इक्वल टू 90 डिग्री का होगा। यहाँ से 2m की वैल्यू 80 आ जाएगी, क्योंकि 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, m की वैल्यू 40 हो जाएगी। क्लियर, m की वैल्यू 40 यानी कि y की वैल्यू 40 हो गई, और x की वैल्यू 40 प्लस 10 यानी कि 50 हो गई। अब आपको पूछा हुआ है 2y माइनस 20 की वैल्यू, 2 इंटू वाई यानी कि 2 इंटू 40 80 हो गया, 80 माइनस से 20 यानी कि 60 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ में आप देख सकते थे 60 डिग्री था, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ गए होंगे आप सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी हाँ किसी कोण x के पूरक कोण और समपूरक कोणों का योग 140 है। ठीक, देखिए, अगर कोई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई कोण x है, कोई कोण x है, और इसका संपूरक कोण, देखिए x का पूरक कोण और संपूरक कोण का योग दिया हुआ है। देखिए, x का पूरक कोण मैंने आपको बताया था कि अगर कोई x दिया हो, इसका पूरक कोण निकालना हो, तो ये हो जाता है 90 माइनस एक्स, और इसका अगर संपूरक कोण निकालना हो तो ये हो जाता है 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये पूरक कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स, और संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर है। चलिए, ठीक है, तो कहने का मतलब इन दोनों का योग दिया हुआ है 140, यानी कि 180 माइनस एक्स और प्लस 90 माइनस एक्स, मतलब पूरक कोण और संपूरक कोण का योग दे रखा है 140। क्लियर, ये दोनों आपका जुड़ जाएगा आपस में, ये 270 हो जाएगा, और माइनस एक्स जुड़ करके, आप जानते हैं सेम साइन हमेशा जुड़ता है, तो ये 2x हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू 140 हो गया। -2x की वैल्यू हो जाएगी 270, ये देखिए 140 और माइनस का 270 घटा दीजिए, ये आपका आएगा 100 कितना 30। आप देख सकते हैं, इसमें से आप घटेगा तो ये माइनस का 130 आएगा, -2x की वैल्यू माइनस का 130 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आपकी 65 आ गई। ठीक, x की वैल्यू आपकी 65 आ गई, लेकिन आपको यहाँ पे निकालना था 2x माइनस 10 की वैल्यू, तो 2x यानी कि 130, ठीक है, 65 गुणे 2 यानी कि 130, और माइनस का 10 यानी कि 120 डिग्री, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर। चलिए, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मेजर्स ऑफ, ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर हमारा 108 था, ये इंग्लिश में है वही। ठीक है, 2a प्लस, हाँ, तो ये दोनों का योग कर रहे थे हम, अभी किया है, जस्ट वही क्वेश्चन है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
कि किसी कोण का माप उसके संपूरक कोण के माप के दोगुना है। ठीक है, चलिए कोई एक कोण है और उसका संपूरक कोण का माप, जैसे मान लीजिए कोई एक कोण है, ठीक है, और उसका संपूरक कोण के मान का दुगुना है। अगर इसका संपूरक कोण मान लेते हैं x है, ये ध्यान दीजिएगा ये संपूरक कोण है, तो ये कोण जो होगा वो 2x का होगा, इसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तब उसका माप तब उस कोण का माप बताना है। यानी कि आप जानते हैं दोस्तों कि इन दोनों का जो सम होता है, यानी कि संपूरक कोण का जो योग होता है वो 180 होता है। तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू जो आई 181 बटा में 3 हो जाएगा, यहाँ से मैं हटाऊं, ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, x का मान हो गया 60 डिग्री। देखिएगा कई सारे लोग इसका 60 डिग्री आंसर करके आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कोण का माप पूछा हुआ था और यहाँ पे लिखा हुआ था कोण दुगना है, तो एक दो वाला जो 2x था उसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, यानी कि 2 गुणे 60 हो जाएगा और ये 120 डिग्री आंसर होगा। क्लियर, चलिए आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूरक कोणों के एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है, छोटे कोण का संपूरक कोण क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, डबल डबल कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए पूरक कोण के दो युग्मों में, पूरक कोण है सबसे पहले तो, ठीक है, इसके दो युग्म ऐसे हैं कि एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है, मतलब एक x है तो एक हो जाएगा 2/3 x। क्लियर, अब आप जानते हैं कि इन दोनों का योग जो है क्या होता है, इन दोनों का योग 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे गुणा किया जाता है और इसमें इसको प्लस कर दिया जाता है ऊपर वाले को, इसका इससे गुणा और प्लस ऊपर वाला, तो 3 गुणा x यानी कि 3x और प्लस का 2x ऊपर, ये जो 2x था, ठीक है, और बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप सभी। ठीक है, एक बार फिर से मैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं अच्छे से समझा दूं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, देखिए मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो लिखा हुआ है ये 3x का गुणा होगा किसके साथ, 3x का गुणा x के साथ, 3 का गुणा x के साथ, तो 3x हो गया, और प्लस ऊपर का जो 2x था वो 2x जुड़ जाएगा, 3x का गुणा x के साथ, ठीक है, 3 का गुणा x के साथ 3x और प्लस 2x और बटा में 3 हो गया। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी आशा करते हैं। ठीक है, अगर इस इतना आपको समझ में आ गया तो बस आपको सॉल्व कर लेना अब इसी को। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। इज इक्वल टू 90 डिग्री था, ठीक है, ये 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 गुणे में 3, ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी 90 गुणे में 3 बटा में 5, ठीक है, ये बटा में 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं 18 बचे 90 होता है, 18 गुणे 3 यानी कि 54 डिग्री इसका आंसर आएगा। लेकिन इसका आंसर 54 डिग्री नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो 54 डिग्री आया हुआ है इसका पूछा हुआ है कि छोटे कोण का संपूरक कोण पूछा हुआ है। अच्छा, तो देखिए एक कोण आपका 54 डिग्री आया, ठीक है, एक कोण आपका 54 डिग्री आया, तो जाहिर सी बात है दूसरा कोण आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, दूसरा कोण आपका हो जाएगा 2/3 इसका, यानी कि 36 डिग्री का हो जाएगा, 36 डिग्री का। तभी तो आप जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ठीक है, जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आपका 60 और 30 90 आएगा। ठीक है, तो 36 का आपको बताना है संपूरक कोण, 36 का संपूरक, यानी कि 180 में से आपको 36 माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, 7 में से 4 गया 4 हुआ और 1, यानी कि 144 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ था छोटे कोण का संपूरक कोण क्या है, ये आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं समझ में आओ तो एक बार आप फिर से इसको रिवाइंड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। लिखा हुआ है यदि कोई कोण अपने संपूर्ण कोण के दुगने से 30 कम है, ठीक है, चलिए बता देते हैं। कोई कोण है अपने संपूरक कोण से, ठीक है, चलिए एक कोण हम ले लेते हैं, ठीक, इसका संपूरक कोण हम मान लेते हैं x, तो संपूरक कोण के दुगने से यानी कि 2x हो जाएगा, से 30 डिग्री कम है, -30 डिग्री। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका कोण है और ये आपका इसका संपूरक कोण है, क्योंकि आपको कोण का मान बताना है, संपूरक कोण का मान नहीं बताना है। आपका आंसर जो आएगा वो x का वैल्यू आएगा और x का वैल्यू हमेशा ही आपके संपूरक कोण का मान आएगा, लेकिन आपको इसको नहीं बताना होगा। ठीक है,
अब आप जानते हैं कि इन दोनों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 2x माइनस 30 और प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पे 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 3x इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे 210, x की वैल्यू हो जाएगी 70। x की वैल्यू हो गई 70। लेकिन आपको इसका मान नहीं निकालना था, आपको कोण का मान निकालना था, यानी कि इसका मान निकालना था, यानी कि 2x माइनस 30, यानी कि 2 गुणे 70 यानी कि 140 में से 30 घटाएंगे, यानी कि 110 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन देखने में बड़ा है। लिखा हुआ है, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक से 34 डिग्री कम है। ठीक, चलिए y एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक से 38 डिग्री कम है। तो 2x माइनस वाई की वैल्यू बताइए। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो आप सभी कर सकते हैं। x एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक से 34 डिग्री कम है। संपूरक आप जानते हैं कि भाई दो ऐसे एंगल होते हैं जिसका योग कितना होता है, कितना होता है बताइए। जाहिर सी बात है 180 होता है। तो संपूरक, अगर हम संपूरक को x मान लेते हैं तो इससे 34 डिग्री कम है, यानी कि x माइनस 34 है। ये कोण है, ठीक है, और ये इसका संपूरक है। ठीक, याद रखिएगा। तो आप इस यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि x जो भी आएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप हम एक काम करते हैं, यहाँ पे x ना मान करके इसको हम m मान लेते हैं। तो ये m माइनस 34 हो जाएगा, और ये जो m माइनस 34 आएगा दोस्तों वो x की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि ये कोण जो है खुद से मतलब ये कोण जो है वो 34 डिग्री कम होगा। ठीक है, अगर कोण 34 डिग्री कम है यानी कि ये जो 34 डिग्री कम वाला जो भी वैल्यू आएगा वो x की वैल्यू होगी। क्लियर? इसी प्रकार से पूरक कोण का जब बात किया जाएगा, ठीक है, इसको मान लीजिए इसका पूरक कोण अगर हम मान लीजिए n मान लेते हैं, तो इसका जो ये लिखा हुआ इससे 38 डिग्री कम है, यानी कि m माइनस 38 हो जाएगा, और ये y की वैल्यू आएगी। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ से सिंपल से आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस 34। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 180। ठीक है, 2m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 80 और 30 आप जानते हैं 110 होता है, यानी कि 214 हो जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू हो गया 107। m की वैल्यू 107 हो गया। अब आपको निकालना था m माइनस 34, इसमें से 34 माइनस कर दीजिए तो ये 3 आ गया, और 10 में से 3 गया 7 हो गया, यानी कि m की वैल्यू आपकी 73 होगी। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस 38 इज इक्वल टू 90। 2m की वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस 38, यानी कि 128। ठीक है, m की वैल्यू हो गई 64। क्लियर? चलिए 64 हो गई। लेकिन आपको m माइनस 38 निकालना था, तो इसमें से 38 38 घटा देंगे। ठीक है, घटा दीजिए। देखिए 14 में से 8 गया बचा 6, 5 में से 3 गया बचा 2, 26 आ गया। क्लियर? ये आपकी जो है y की वैल्यू होगी। क्लियर? क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब आपको 2x माइनस वाई निकाल देना है। 2x माइनस वाई यानी कि ये आपका x है और ये आपका y है। 2x यानी कि इसको 2 से गुणा कीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका 77 गुणे 2 यानी कि 100 100 100 100 इतना। ठीक है, और माइनस y यानी कि 26 माइनस कर देंगे, तो इसमें से जब 26 जाएगा दोस्तों तो ये आपका 120 के करीब में आएगा। क्लियर? कहीं गलती हो रहा है? हम्म, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे मैंने इसको गलत पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है 38 डिग्री अधिक है, अधिक होगा तो यानी कि ये प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस में होगा, और यहाँ पे आप प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में था, इसको प्लस में कर लीजिएगा। ठीक, अब इधर आएगा ये तो माइनस में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 2m की वैल्यू हो जाएगी 90 में से आप 38 माइनस करना होगा आपको। 90 में से 38 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा बताइए। 90 में से 38 आप माइनस कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2, और ये 52 आ जाएगा। ठीक है, 2m की वैल्यू आ गई 52, तो m की वैल्यू आपकी हो गई 26। ये m की वैल्यू है 26। ठीक है, और दूसरा वाला हमको चूंकि इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ये y की वैल्यू आएगी, तो m प्लस 38 यानी कि 26 प्लस 38 हम जब करेंगे तो 8 6 14 का 4 हासिल गया 1, ये आपका 64 आ गया।
क्लियर, 64 आ गया। तो ये आपका 64 डिग्री का है और आपको निकालना क्या था, ध्यान दीजिएगा। आपको निकालना था y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू आपकी ये आ गई। आपको निकालना था 2x माइनस वाई, यानी कि 2 इंटू 73 यानी कि 146 माइनस 64। तो इसमें से 64 आप घटा दीजिए, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और 14 में से 6 जाएगा, आप जानते हैं 8 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री, 82 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए फिर से एक बार आपको हम बता देते हैं, कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको गलत पढ़ लिया था बाय मिस्टेक, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है 34 डिग्री कम है, संपूरक से 34 डिग्री कम है। तो गलती क्या होगा आपसे कि आप इसको अगर x मानेंगे तो इसको आप मान लेंगे x माइनस 34 और x की जो वैल्यू आएगी आप वही रख देंगे। तो आपकी ये गलती नहीं करनी है, आप इसको x के अलावा कुछ मानिए, m मानिए, ये m माइनस 34 हो जाएगा। और आपको ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू आएगी, चूंकि कम वाला जो होगा वो x की वैल्यू है, तो ये x हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है x एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक से 34 डिग्री कम है, यानी कि कम वाला जो होगा वो x की वैल्यू होगी। इसी प्रकार से y एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक से 38 डिग्री अधिक है। यहाँ पे इसको अगर हम m ना मान करके n मान लेते हैं तो ये n प्लस 38 होगा, ठीक है। यहाँ पे n लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। वैसे आप m लिख के भी करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, बस आपको आंसर निकालना था, ठीक है। देख लीजिए, क्लियर, n प्लस 38 लिख दिया हमने। यहाँ पे 2n प्लस 38, ये दोनों n प्लस n 2n हो जाएगा, प्लस 38 इक्वल टू इतना। इस प्रकार से n की वैल्यू 26 आई है और n प्लस 38 निकालेंगे तो ये 64, यानी कि y की वैल्यू 64 हो गई और x की वैल्यू 73 हो गई। अब आपको निकालना था इसकी वैल्यू 2x माइनस वाई की, तो आप निकालेंगे तो 82 डिग्री आ रहा था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो आपके ट्रायंगल्स स्टार्ट हो गए। ट्रायंगल आप जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है, त्रिभुज होता है बेसिकली, ठीक है। त्रिभुज में आपके कई सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे बेसिकली आपके सिमिलरिटी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो आपसे सिमिलरिटी से रिलेटेड था, ठीक है, जिसको आप समरूपता कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो है कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड था, जिसको आप सर्वांग समता कहते हैं। तो आप जानते हैं, मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई आपका कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब जो दो फिगर देखने में एक समान लगे उसको हम सिमिलर सिमिलर फिगर कहेंगे। हो सकता है कि वो छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, बस देखने में। जैसे मान लीजिए कि एक गोला आपका ये है और ये गोला ये भी है, ठीक है, ये दोनों देखने में एक समान है, गोले ही हैं, ठीक है, परंतु छोटे बड़े हैं, कुछ अनुपात इसका बराबर हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम आपसे सर्वांग समता की बात करें, कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, तो ये दोनों फिगर, जैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे पे रखा गया तो दूर से देखते हुए व्यक्ति नहीं कह पाएगा, जैसे आप देख रहे हैं अभी, तो आप नहीं बता पाएंगे कि मैंने इसमें 2 लिया हुआ है कि 3 लिया हुआ है कि 4 लिया हुआ है, ये आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप बता दीजिए कितना हमने लिया हुआ है, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारे जब एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाए, इनके सारे अंग बराबर हो, मतलब इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी हो सब बराबर हो, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। क्लियर। और अगर केवल देखने में एक बराबर हो, जैसे ये दोनों है, अगर इसको आगे पीछे रखा भी जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कहा जाए, जैसे अब कोई कहेगा कि भाई इसको पीछे रख दिया गया और पीछे से आकर के देखेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन आगे से देखेंगे तो नहीं बता पा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप इन दोनों को अगर आप आगे पीछे किसी भी साइड से देखें, तो पीछे से देखेंगे तो भी आपको एक ही दिखाई देगा और इधर से देखेंगे तो नीला वाला दिखाई दे रहा है। तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि भाई कितने हैं, ठीक है, मतलब एक के ऊपर दूसरा सेट हो जाएगा पूरी, जैसे हमारे हाथ है, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ पूरी तरह से सेट हो जा रहा है, ठीक। तो ये सर्वांग होता है और ऐसे जो है आपका कॉन्ग्रुएंट होता है और सिमिलर होता है। समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली हम इसमें बहुत ज्यादा अंदर नहीं डीप में बात करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, आइए, लिखा हुआ है त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3, 2, 5 है। इस त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर। अब देखिए, बचपन में हम लोग इसको 2x मानते थे, 3x मानते थे, 5x मानते थे, ऐसे पूरा इसको सॉल्व करते थे। वैसा हमें नहीं करना है। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। और यहाँ पे 3, 2 और 5 के अनुपात में है, तो 5, 3, 8 और 2, 10। 10 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 180। अनुपात में देखा जाए, अनुपात का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जो भी चीज अनुपात में दी हुई है उसको जो ओरिजिनली जो होता है उसके बराबर इक्वेट कर दीजिए और जो भी पूछा हुआ है उसको आप अनुपात में उतने अनुपात की वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि 10 अनुपात की वैल्यू दिया हुआ है। अब पूछा हुआ है त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर।
तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा कोण आपका 5 होगा और सबसे छोटा कोण 2x होगा। इन दोनों के बीच का अंतर 3x है। 10x की वैल्यू दे रखी है, 3x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 10 को 18 से गुणा किया हुआ है, 3 को भी हम 18 से गुणा कर देंगे। 18 तिरिक 54 होता है दोस्तों, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे बड़े कोण का योग पूछा हुआ है, अंतर ना पूछा हुआ है। तो योग आपका कितना हो जाएगा, 5 और 2 7x की वैल्यू, 7 की वैल्यू पूछी हुई है। 7 गुणे 18 करना पड़ेगा। 18 सते आप जानते हैं 8 सते 56 होता है, आखिरी में 6 होना चाहिए था, ठीक है। आपका आखिरी में 6 एक ही ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप गुणा करके निकाल लीजिए, 126 ही आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिखा हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई आपके 13 और 19 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई किसके किसके बीच स्थिर होना आवश्यक है। इस पे दोस्तों 2021 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, पिछले साल भी, मतलब 2022 का जो आपका जो पेपर हुआ था दिसंबर वाला, उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे और इस बार भी आने की उम्मीद है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर ट्रायंगल का दो भुजाएं दी हुई हो, ठीक है, तो तीसरी भुजा अगर पूछा हुआ है किसके किसके बीच होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के अंतर और इन दोनों के योग के बीच में होगा। तो 19 और 13 का अंतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और इन दोनों का योग जब आप करेंगे तो 32 आएगा, यानी कि 32 और 6 के बीच में होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर, चलिए इसको तो बनाना पड़ेगा, हाँ चलिए बना लेते हैं। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू और आर, इसमें लिखा हुआ है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर ये दे रखा है, ठीक। एंगल क्यू का मान आपको 80 दे रखा है। अगर देखिए दोस्तों एंगल क्यू का मान 80 है, तो ये भी एंगल आर का मान भी 80 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के, जब आप जानते हैं भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजाओं के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। क्लियर, लिखा हुआ है एंगल P का मान x है, इसका मान x है, तो 3x माइनस 20 की वैल्यू बताइए। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो x की वैल्यू आपकी 20 आ रही है, और 20 गुणे 3 यानी कि आपकी 60 में से 20 40 आना चाहिए था आंसर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में गलती दिया हुआ था, ये क्वेश्चन आयोग द्वारा चैलेंज भी, मतलब इस पे कई सारे लोगों ने आपत्ति भी जताई थी, तो इसका सही किया गया था बाद में, ठीक है। इसने क्या कर दिया है, इसने जो है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में खेल कर दिया है, और ये एंगल आप पी के जगह, इसके यहाँ पे जो क्यू लिखा हुआ है ना, क्यू को काट करके एंगल पी का मान कर लीजिएगा। इसका मान ये 80 दे रखा है, तो जब इसका मान 80 हो जाएगा तो बाकी ये दोनों का मान बराबर होता है, x प्लस एक्स हो जाएगा। तो इन दोनों का मान चूंकि बराबर होगा, तो बचा कितना, 100 बचा है, तो दोनों का मान 50-50 हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 कर दीजिएगा। इससे आप जब सॉल्व करेंगे तो x का मान 50-50 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों 50-50 हो गए। अब आपको 3x माइनस 20 का मान पूछा हुआ था, तो 3 गुणे 50 यानी कि 150 में से 20 घटा दीजिए, यानी कि 130। इस प्रकार से आपका चौथा वाला आंसर दिया हुआ था, परंतु यहाँ पे आप थोड़ा संशोधन करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। 130 मान आ सकता है इसका, ठीक है, जब संशोधन करेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इतना है। चलिए चलते हैं और इसको ले लेते हैं पेन। तीनों कोणों का अनुपात इतना दे रखा है तथा सबसे बड़ा कोण x है, ठीक है, ठीक है। तो 4x प्लस 9 के, देखिए सबसे बड़ा कोण यहाँ पे ये वाला है बीच वाला, इसकी वैल्यू x दे रखी है। चलिए देखिए तीनों कोणों का अनुपात, तो 5 3 8 और 4, 8 4 12, 12 की वैल्यू आपकी 180 है, चूंकि आप जानते हैं 12 की वैल्यू 180 है, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा कोण अगर x है, x का मतलब 5 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि भाई सबसे x की वैल्यू और यहाँ पे 4x प्लस 9 निकालना था, तो सबसे पहले तो हम 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए किससे गुणा किया हुआ है, गुणा में 15 किया हुआ है, 12 गुणे 15 जब आप करेंगे तो 180 आता है। तो 5 को भी जब 15 से गुणा कर देंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। क्लियर, 75 हो गया, x की वैल्यू 75 आ गई। अब आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू 75 और प्लस 9, 75 इंटू 4 जब आप करेंगे तो आपका 300 आएगा, 300 प्लस 9 यानी कि 309 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए समझ में आ गया होगा सभी के। अब आप बच्चों की तरह नहीं करेंगे, बच्चों की तरह जब आपको करना होगा तो आप ऐसे करेंगे कि 3x हो गया प्लस 5x हो गया
+4x हो गया इज इक्वल टू 180 हो गया। तो आप निकालेंगे 12x की वैल्यू 180 हो गई, x की वैल्यू 15 हो गई, तो बड़े वाला 5x, ऐसे नहीं करना है आपको, बस डायरेक्ट आप लिखिए और कीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था, देखिए लिखा हुआ है ABC, ट्राइंगल ABC हम बना लेते हैं। एक रफ ट्राइंगल हम बना रहे हैं, बहुत सीधा सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, चलिए इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। स्वयं द्विभाजक क्या होता है दोस्तों? जो इसको बराबर बराबर में डिवाइड करेगा, ये हो गया, और यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक है। एंगल बी और सी के स्वयं द्विभाजक जो हैं वो डी पे मिलते हैं, ये इसका मान डी है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है बी डी सी, यानी कि इसका मान आपका 102 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एंगल ए का मान, इसका मान आपको क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आप करके आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए इसका मान जो होता है, यानी कि एंगल यहाँ पे BDC का मान जो होगा, BDC का मान जो होगा वो इक्वल टू होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए बाई 2, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। मतलब 90 प्लस ए बाई 2 का मान ये होता है। देखिए इसका मान आपको दे रखा है, BDC का मान 102 डिग्री दे रखा है, और ये किसके बराबर है? 90 प्लस ए बाई 2 के बराबर है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें से 90 इधर प्लस में था, इधर आएगा घट जाएगा, तो 102 में से 90 घटेगा, यानी क्या आएगा आपका कितना, आप अगर इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 डिग्री, इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाई 2, ठीक है। ए बाई 2 की वैल्यू आपकी 12 हो गई, तो ए की वैल्यू हो गई कितनी, 24 डिग्री, ठीक है। और ये आपका राइट आंसर होगा, ए की वैल्यू आपकी 24 डिग्री आ जाएगी, और ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें ज्यादातर लोग 90 टू 95% लोगों ने क्या किया होगा इस क्वेश्चन में, इसका आंसर 51 डिग्री दिया होगा, क्योंकि वो लोग पढ़े थे कि भाई ये अगर इतना होता है तो इसका आधा ये हो जाता है, 51 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन ये गलत इसलिए है दोस्तों कि ऐसा तब होता है जब ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो, मतलब ये चक्रीय त्रिभुज हो, ठीक है। मतलब एक चक्र के अंदर, एक साइकिल के अंदर हो, साइक्लिक ट्राइंगल हो, लेकिन ये साइक्लिक तो दिया नहीं हुआ है, इस कारण से इस पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा 90 प्लस ए बाई 2, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है, इस रिलेशन को याद रखिएगा और इस प्रकार से आप निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ भाई, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज ABC में, चलिए त्रिभुज बनाते चले, किसी त्रिभुज ABC में, ठीक, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, चलिए A B और C, ठीक है। चलिए एक सेकंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा आपको, एक एक कुछ समय के लिए इसको स्किप करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको देख करके मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा बात, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। चलिए कुछ आगे कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलिए अब आपकी सिमिलरिटी और सर्वांग समता पे क्वेश्चन आ गए, इसको हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ट्राइंगल ABC है, कोई ट्राइंगल ABC, चलिए बना लेते हैं, ट्राइंगल ABC है, इसमें लिखा हुआ है ABC, इसमें लिखा हुआ AB और BC बराबर है, AB और मतलब ये दोनों बराबर है, क्लियर। चलिए AC का मध्य बिंदु D और E, AC भुजा AC पर बिंदु D और E इस प्रकार से हैं, भुजा AC पे D और E बिंदु दो है, E D और E इस प्रकार से हैं, AD इक्वल टू EC है, यानी कि AD इक्वल टू EC। चलिए इस पे मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक। निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है, लिखा हुआ है ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल AB और E, यानी कि ये जो ट्राइंगल बनेगा ऐसे वाला। अब अगर ट्राइंगल ABE कहा गया है तो यहाँ पे क्या कहा जाना चाहिए था, CBD कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे BCD लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका नामकरण जो होता है सीधा सीधा दिया जाता है, ये मिट गया, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे फिर से आप बना लीजिएगा, ठीक है, ये मिट गया है। चलिए दूसरा लिखा हुआ है ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE, देखिए ट्राइंगल ABE अगर दिया हुआ है तो दूसरा हो जाएगा CBD होगा, ठीक है।
तो CBD जहाँ पे भी दिया हुआ है, CBD आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। इसके अलावा सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि सब में ट्राइंगल ABE था, तो CBD ही होगा, ABE और CBD। क्लियर। चलिए, आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं था इसमें, खाली नामकरण से रिलेटेड था, कैसे इसका नाम बोला जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका ये भी है, इसको भी आप कर लेंगे, जिसको सॉल्व कराना है उसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे तो आप देख के ही कह सकते हैं। चलिए, अगर हम देख भी लें, ठीक है, लिखा हुआ दो ट्राइंगल है ABC और ABD। ठीक है, ABC और ABD। अच्छा, C और D एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, ABC है। हाँ, अगर इसका नाम ABC इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, तो एंगल C और एंगल D, दूसरा जो ट्राइंगल है वो ADB है। A D और B कुछ इस प्रकार से है, AD और B। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एंगल C और D 90 डिग्री है। ठीक है, C और D 90 डिग्री हो गया। क्लियर। लिखा हुआ है BC और AD बराबर है, BC और AD बराबर है। क्लियर। चलिए, बराबर को हम इक्वल नंबर ऑफ लाइन से दिखा देते हैं। तो निम्नलिखित में से सर्वांग समता का कौन सा नियम ABD और ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट करेगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये वाला आपका इक्वल हो जाएगा लाइन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, देखिए ये वाला इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा आपस में, और एक राइट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो राइट हाइपोटेनस साइड भी लग सकता है इस पे। ठीक है, अगर इसको आप कहें तो साइड एंगल साइड भी लग सकता है, साइड एंगल साइड ज्यादा आसान है। इसमें राइट एंगल हाइपोटेनस साइड लगाने से अच्छा है कि साइड एंगल साइड लगाया जाए, ये भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कभी पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी खाली भर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे। क्लियर। तो आशा करते हैं कि आपको जो चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, वो लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC, हमें तो त्रिभुज ABC सबसे पहले तो हम बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज हमने बना लिया, जिसका नाम हमने ABC रख दिया, A, इसका नाम B और इसका नाम C। लिखा हुआ है AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया गया है, यानी कि इसको जो है बढ़ा दिया गया D तक, और AC को बढ़ा दिया गया मान लीजिए E तक। अब लिखा हुआ है यदि कोण DBC और ECB के समद्विभाजक, मतलब इसका समद्विभाजक ये और इसका समद्विभाजक ये दोनों जो है आपके O पर मिलते हैं, O पर, और BOC इक्वल टू 85 डिग्री ये आपका दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं BOC 85 डिग्री है, तो BAC का मान आपको बताना है। ठीक, अब बताइए इसको कैसे बताएंगे, ये भी आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसके लिए आप इसको मत कीजिएगा। ठीक है, तो देख देख सकते हैं, जैसा कि इसके लिए एक थ्योरम होता है, जैसा कि हमने पिछला एक थ्योरम बताया है, उसी प्रकार से ये भी होता है। देखिए, यहाँ पे एंगल BOC का मान होता है 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, मतलब A/2। ठीक, ये BOC का माप होता है। ठीक, अब आपको आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। देखिए, BOC का मान आपको दे रखा है 85 इज इक्वल टू 90 माइनस A/2। ठीक, अब देखिए ये 90 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 90 प्लस 85, यानी कि ये -5 हो जाएगा, आप जानते हैं, इज इक्वल टू -A/2 होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 इक्वल टू A/2 हुआ। इस प्रकार से A की वैल्यू जो आ गई आपकी 10 आ गई, यानी कि A आपका 10 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर A क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे लिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी त्रिभुज के लिए सममित रेखाओं में की संभावित अधिकतम संख्या क्या है? चलिए ये क्वेश्चन आप सभी लोग बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है सॉल्व, तो मैं आपको ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में, चलिए बनाते हैं त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, चलिए त्रिभुज AB और C में, ठीक है, अ, भुजा BC पर P बिंदु इस प्रकार से स्थित है, भुजा BC पर एक कोई P बिंदु इस प्रकार से स्थित है, ये P बिंदु है, ठीक है, इस प्रकार से स्थित है।
कि एंगल PAC, ये जो PAC यानी कि ये जो एंगल बन रहा है PAC, इसका मान आपको दे रखा है 40 डिग्री। देखिए एंगल PAC इक्वल टू 40 डिग्री है, यानी कि जो आपका ये एंगल दे रखा है वो 40 डिग्री का है। एंगल ACB, ACB कहाँ पे है, एकदम राइट वाला, ये यानी कि ACB ये वाला एंगल, ठीक है, इसका मान आपको दे रखा है कितना, 35 डिग्री। ठीक, यदि CB को Q तक बढ़ाया जाए, यदि ये जो CB है, ये जो CB है इसको Q तक बढ़ा दिया जाए, चलिए Q तक हमने बढ़ा दिया, ठीक है, और AB इक्वल टू AP हो, AB इक्वल टू AP हो, AB इक्वल टू यानी कि ये AB इक्वल टू AP हो, ठीक है, तो एंगल ABQ का मान बताइए, एंगल ABQ यानी कि ये वाला एंगल का मान आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ ऐसा तो करना नहीं है, आसानी के साथ आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इस वाले आपका एंगल का मान आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस वाले आपका आराम से मान आ जाएगा, इसका मान आपका कितना हो जाएगा, 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 मिलकर के 75 हो गया, ठीक है, 75 हो गया, ये 75 डिग्री का हुआ, तो ये भी आपका 75 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों इक्वल दे रखा है, ये फिगर में मत जाइएगा, अगर ये दोनों इक्वल दे रखा है तो ये भी आपका 75 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए 180 में से 75 ये निकल गया, अच्छा ये 75 क्यों हुआ ये तो आप समझ रहे होंगे ना, ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई एक ट्राइंगल बनाया जाता है और किसी भी एक साइड को अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसका जो ये वाला एंगल जो है, ये जो बन रहा है एंगल, इसका जो मान होता है वो इन दोनों एंगल, इसके मतलब इसके साथ जो संलग्न एंगल है इसको छोड़ करके, इसको नहीं लेना है, इनको छोड़ करके बाकी दोनों एंगल्स के योग के बराबर होता है। मतलब इसको ए अगर कह दें, उसको बी कह दें, तो ये ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना था। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों का हमने जोड़ दिया तो 75 हो गया, और ये 75 है, और चूंकि ये दोनों बराबर दे रखा है तो ये भी 75 हो जाएगा। अब ये 180 डिग्री पे 75 डिग्री इतना हो गया, तो बचा कितना, 105 बच गया, ये 105 डिग्री का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे लिए है कि किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्ष लंब 5:3 में है, यदि इसका क्षेत्रफल इतना है तो शीर्ष लंब है। अ, किसी त्रिभुज का आधार, चलिए एक त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है, अब आपको देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे ही बनेगा, ठीक है, एक त्रिभुज हमने बनाया, लिखा हुआ है त्रिभुज का आधार, आधार अगर 5 है तो संगत शीर्ष लंब जो है वो 3 है, ठीक, यदि इसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है 120, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं था, ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि केवल और केवल एक फार्मूला लगता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, ठीक है, और ये एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी आपको एरिया दे रखा है 120 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस का वैल्यू मान लीजिए 5x है, और इसको x मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे अनुपात में दे रखा है, ये हो जाएगा आपका 3x। तो शीर्ष लंब की ऊंचाई आपको पूछा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ से निकालेंगे तो आसानी के साथ आप कर सकते थे, देखिए ये दो यहाँ पे जाकर या तो गुणा कर दीजिए, ठीक, गुणाई कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ये हो जाएगा आपका 240 इज इक्वल टू 5x गुणे 3x, तो 5 गुणे 3 15 हो जाएगा, 15x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 240 बटा में 15, 240 को आप 15 से भाग दीजिए, कितना आएगा बताइए, 240 को आप 15 से जब भाग देंगे तो आप जानते हैं कि 150 और प्लस 90, तो 150 10 और 6 16 आ जाएगा, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 16। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि मैंने इसको 240 को मैंने 150 और प्लस 90 के रूप में तोड़ दिया, 150 आप जानते हैं कि 15 10 बार में होता है, और 90 15 छक 90 होता है, तो 10 प्लस 6 यानी कि 16 हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो एक्स की वैल्यू आप जानते हैं कि 4 हो जाएगी, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, एक्स की वैल्यू आ गई 4। अब आपको शीर्ष लंब बताना है, शीर्ष लंब यानी कि 3x की वैल्यू बतानी है, तो 3 गुणे 4 कर देंगे यानी कि 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी, ये क्वेश्चन हमने शायद किया है, ठीक है, देखिए फिर से कर देते हैं, कोई ट्राइंगल ए बी सी है, अभी किया है हमने, ए बी सी है, इसमें बी और सी
के स्वयं दुभाजक, बी और सी के स्वयं दुभाजक, ठीक है, पी बिंदु पर मिलते हैं। किस बिंदु पर मिलते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है, ऑप्शन देखिए चेंज है बट क्वेश्चन वही है। पी बिंदु पर मिलते हैं, बी पी सी का मान आपका 102 है, 102 है, आपको ए का मान बताना होगा, ठीक है, वही हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है, इक्वल टू 102, 90 माइनस नहीं बल्कि 90 प्लस ए बाई टू, ठीक है, 90 प्लस ए बाई टू होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 90 प्लस ए बाई टू होता है, मैंने इसको आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए इसमें से क्या होगा, ये 90 इधर जाएगा माइनस होगा तो 12 आ जाएगा, 12 इक्वल टू ए बाई टू हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 12 गुणे 2 यानी कि 24, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24 हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन एक बार और आया था, तो रिपीटेड है, इस कारण से मैंने इसको 2 बार बताया। तो फ्रेंड्स अब हमें देखना है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज जिसको आप कहते हैं। चतुर्भुज में आप जानते हैं कि 3-4 टाइप के फिगर्स आपके आते हैं, जिसमें कि हमें लगभग लगभग जिसके बारे में देखना है वो ज़्यादा नहीं है, 2 ही 3 है। जैसे एक आपका सबसे पहला स्क्वायर हो जाएगा, आप जानते होंगे, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को आप जानते हैं जिसको आप अ, उसके बाद रेक्टेंगल होता है, ठीक है, स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल हो जाएगा। उसके बाद आपके जैसे ये रोम्बस हो गया, उसके बाद ट्रेपीजियम हो गया, उसके बाद रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, और यही आपको 4-5 फिगर पढ़ने हैं, ठीक है। तो स्क्वायर आप जानते हैं कि चारों साइड इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं स्क्वायर की, ठीक है, चारों भुजाएं अगर बराबर होती है किसी फिगर की, उसको हम क्या कह देते हैं? स्क्वायर कह देते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है कि जो चारों एंगल्स, जैसे देखिए दो चीजें हैं कि सबसे पहले तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और दूसरा चीज़ ये है कि जो चारों एंगल इसमें बन रहे हैं वो चारों एंगल कितने डिग्री के बनेंगे? तो 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कह देंगे, वर्ग कह देते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, ठीक। इसी प्रकार से आयत होता है कि मतलब जैसे यहाँ पे बना भी हुआ है, ये आयत आपका बना हुआ है, ठीक है, इसके चारों एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं, और आमने सामने की भुजा केवल बराबर होती है, मतलब चारों भुजाएं ना बराबर होकर के आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर? चलिए, अब अगर स्क्वायर ही है, मान लीजिए कोई स्क्वायर ही है, लेकिन उसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री का ना बन करके कोई एक कोण बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से झुक जा रहा है, ठीक है, इस ऐसे स्क्वायर को जो थोड़ा झुका हुआ हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं, ठीक है। और ऐसे आयत को जो थोड़ा झुका हुआ हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला आयत थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है, तो इस प्रकार के आयत को हम पैरेललोग्राम कह देते हैं, ठीक है। चलिए इन सबों के बारे में जैसे जैसे आपका आएगा, अभी मैंने केवल और केवल आपको नाम बता दिया, जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगे इसके बारे में बताया जाएगा। आइए चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 54x 80 116 आर द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल है। यहाँ पे इंग्लिश में है, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, घबराइएगा नहीं, एक दो क्वेश्चन हो सकता है इंग्लिश में यहाँ पे हो गया हो, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 140 इज इक्वल टू क्या, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आपको एक चीज समझ लेना है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है उनके चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। इन चारों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? तो 360 डिग्री होगा, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पे चारों एंगल दे रखे हैं, एक एक्स है, चार में से तीन मतलब दिया हुआ है, तो चौथा तो आप आराम से निकाल ही लेंगे। सबको जोड़ देंगे और किसमें से माइनस कर देंगे? सबको जोड़ करके 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 116 है और प्लस 4 यानी कि 120, और 120 और 50 मतलब 54 था ना, तो 50, 120 और 50 170 हो जाएगा, और 170 और 180 मिल करके आपका 250 हो जाएगा, ठीक है। चाहिए तो फिर से आप जोड़ लीजिए, देखिए 116 है और 4 120 और 50, 120 और 50 170, और 170 और 80 8 8 8 7 15 होता है, आप जानते हैं, तो 250 हो गया, ठीक है। और इसमें से 360 में से जब 250 घटाया जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 110 डिग्री का आ जाएगा, यानी कि जो बचा हुआ x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब बच्चों की तरह जो आप करते थे पहले कि जैसे 54 लिखा, प्लस एक्स लिखा, प्लस 80 लिखा, प्लस 116 लिखा, इसकी वैल्यू लिख दिया 360, ऐसे आप नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मन में जोड़ लीजिए और कर लीजिए। जब आपको पता है कि आपको घटाना ही तो है, ठीक है, तो आप ऐसे ही घटा लीजिए, क्या फायदा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही क्वेश्चन है, अच्छा उसी को इंग्लिश में लिखा
उसी को जो है आपको हिंदी में लिखा हुआ है। लेकिन क्षमा कीजिएगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन बताया वो केवल और केवल x की वैल्यू बता दी है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी 110 आ रही है और 110 आप इसको करके आ जाएंगे आंसर, तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको देखा ही नहीं, ये आपको करना था। ये क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था 3x माइनस 140। 3x यानी कि हो जाएगा 3 गुणे 110 यानी कि 330, और इसमें से 140 आपको घटा देना है। 0 आया, और आप जानते हैं कि 13 में से 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 190 होगा। 110 मत मार के आइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 190 हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दे रखा है 4, 5, 3, 6। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर बताना है। देखिए, अगर अनुपात में आपको पता है कि भाई एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है और एक 3 है, तो कुल मिलाकर के अनुपात में कितना हो गया? तो 5, 4, 9, 9, 9 और 3, 9, 3, 12, 12 और 6, 18। 18 की वैल्यू आपको पता है कि 360 होगी। 18 अनुपात की वैल्यू, 18 रेशियो की वैल्यू 360 है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 20 हो जाएगी। अभी आपको निकालना क्या है? सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर। सबसे बड़ा कोण आपका ये होगा और सबसे छोटा कोण आपका ये हो जाएगा। मतलब 6 और 3 के बीच का अंतर आपको निकालना है। ठीक है? 6 और 3 के बीच का अंतर निकालना, तो 6 और 3 के बीच का अंतर 3 होगा। 3 रेशियो की वैल्यू निकाल देनी है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं 18 की वैल्यू 360 है, तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 20 यानी कि 60 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60। ठीक है? चलिए आशा करते हैं, देखिए इतने आसान-आसान क्वेश्चन आए थे, कोई बहुत कठिन नहीं था, आप आसानी से समझ ले रहे होंगे। ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी चतुर्भुज के 4 कोण ये अनुपात में है, तब उस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण से 40 अधिक किसके बराबर होगा? मतलब सबसे बड़ा कोण जो भी है, सबसे बड़ा कोण यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 3 है, 5 है, 4 है और 3 है। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा कोण जो है आपका 5 है, और 5 वाला का जो भी वैल्यू आएगा, उसमें आपको 40 डिग्री जोड़ देना है। ठीक है? 5 अनुपात की जो भी वैल्यू आएगी, उसमें आपको 40 डिग्री जोड़ देना है। तो देखते हैं 5 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी? तो 3, 3, 6, 4, 10 और 5, 15, यानी कि 15 की वैल्यू आपकी 360 दे रखी है। कितने की वैल्यू? याद रखिएगा कि 15 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है? 360 दे रखी है। तो आपको किसकी वैल्यू निकाल देनी है? 5 की वैल्यू निकाल देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 से डिवाइड किया है, तो इसको भी आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 120 आ जाएगा। ठीक है? 5 की वैल्यू 120 आ जाएगी, और आपको क्या करना था? जो भी 5 रेशियो की वैल्यू आई है उसमें 40 जोड़ देना था। अभी आप देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे किए हैं, अब ऐसे क्यों कर दिए, मतलब इधर से क्यों गुणा कर दिए, 15 से ऐसे क्यों कर दिए? तो देखिए, जो भी रेशियो का होता है तो किसी भी साइड से हम कर सकते हैं। ठीक है? रेशियो हम निकाल सकते हैं, आप चाहें तो निकाल सकते हैं ऐसे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आप 360 को आप जब 360 को 15 से भाग देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग कितना आ जाएगा? आप करके देख सकते हैं कि 360 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 24 आ जाएगा, और 24 गुणा 5 कर देंगे तो आपका 120 हो ही जाएगा। ठीक है? तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? अब आपको 120 में 40 जोड़ देना था, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो 160 आ जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा होगा? ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा जरा। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। लिखा हुआ है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। रोम्बस आप जानते हैं कि आप इंग्लिश में तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं इतना हमें ध्यान नहीं आ रहा है, परंतु चलिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। रोम्बस ऐसे कुछ बनता है, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, लेकिन किसी एंगल पे ये झुका होता है। ठीक है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन झुका झुका होता है। ठीक है? चलिए लिखा हुआ है कि एबीसीडी रोम्बस है और इसमें एंगल बीएसी, चलिए इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी और डी। एंगल बीएसी का मान, यानी कि बीएसी यानी कि इस बार बीएसी यानी कि इस एंगल का यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक ऐसे एक एंगल बनेगा। चलिए इसको बना लेते हैं। ठीक है? इस एंगल का मान दे रखा है, याद रखिएगा। इस एंगल का मान कितना दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे पूछा हुआ है 2d माइनस टू टू इंटू एंगल डी माइनस
2DAC का मान। देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये पता है कि अगर जैसे आप एक चीज़ जानिएगा कि जैसे ये जो आपकी लाइन है ना, वो जो ये एंगल होता है, थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। देखिए, जैसे अगर आप एक चतुर्भुज बना रहे हैं, थोड़ा-सा और बड़ा एक प्रॉपर्टी है, देखिए इस क्वेश्चन से आप कई सारे क्वेश्चन सीखेंगे, इस कारण से हम इसको थोड़ा-सा बड़ा करके बनाते हैं, ठीक? आप जानिएगा। ये जो लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। ये जो लाइन हमने बनाई है, इसको हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है? और डायगोनल आप जानते हैं कि ये जो दोनों कोण होगा, जो यहाँ पे कोण बन रहा है और ये जो नीचे कोण बन रहा है, ठीक है? मतलब ये वाला जो कोण बन रहा है और एक जो ऊपर कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों को क्या करेगा? आधे-आधे में डिवाइड करेगा। मतलब ये जो कोण होगा और ये वाला जो कोण होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर ये 50 डिग्री का दे रखा था, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का ही हो जाएगा। ठीक? तो कुल मिला के ये पूरा कितने डिग्री का हो गया? 100 डिग्री का हो गया। और इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आमने-सामने के कोण बराबर होते हैं। तो 2 चीज़ आप यहाँ से सीख रहे हैं और 2 चीज़ लिख लीजिएगा। क्या? कि डायगोनल जो होता है वो बराबर-बराबर पार्ट में डायगोनल जो भी होता है, ठीक है? वो बराबर-बराबर पार्ट्स में क्या करता है? एंगल को डिवाइड करता है, ठीक है? डायगोनल बराबर-बराबर हिस्सों में एंगल को डिवाइड करता है या फिर बाँटता है। और दूसरा, इसमें आमने-सामने के एंगल बराबर होते हैं। जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और इसी प्रकार से ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो ये आपका 50 दूनी 100 हो गया, तो ये भी आपका 100 हो जाएगा। क्लियर? और अगर ये 100 हो गया, तो ये दोनों बराबर होंगे अगर, तो ये दोनों 80-80 डिग्री के आ जाएँगे। क्यों? क्योंकि तीनों का आपको चारों का जो मान होता है वो 360 होता है। आप इसको निकालेंगे, एक्स एक्स रख के निकाल दीजिए। और नहीं तो आप जानते हैं कि अगल-बगल के कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है? हाँ, अगल-बगल के कोई भी कोण का योग, जैसे इन दोनों का योग, चाहे इन दोनों का योग, चाहे इन दोनों का योग, चाहे इन दोनों का कोण योग जो होगा हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये 100 हो गया, तो ये 80 डिग्री बच गया। ये 100 हो गया, तो ये भी 80 बच गया। तो बात समझ में आ गई होगी, चारों कोण हमने निकाल लिए। अब हमको इसकी वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी क्या थी? 2D, सॉरी 3 इंटू डी। 3 इंटू डी यानी कि डी यहाँ पे था आपका ये वाला, तो 3 इंटू डी यानी कि 3 गुणे 80 माइनस 2 इंटू डी ए सी, डी ए और सी यानी कि 50, 2 गुणे 50, ठीक है? तो ये आपका 240 हो गया। 240 में से 100 माइनस करेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आपने कई सारी चीज़ें सीख ली। क्या-क्या? सबसे पहले तो जो भी ये आपका रोम्बस होता है, इनके जो आमने-सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका जो डायगोनल होता है वो इसके जो कोणों को है वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है? और आपने एक चीज़ और जान लिया कि इसके चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। और कोई भी 2 अगल-बगल के कोण, जैसे ऊपर वाला कोण, नीचे वाला कोण या फिर इधर वाला कोण, इधर वाला कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। क्लियर? चलिए, तो इतनी बातें अगर आपने सीख ली तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है किसी चतुर्भुज एबीसीडी में, चलिए एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं। ठीक है? चलिए एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं एबीसीडी। ठीक, ये आयत तो बना है लेकिन इसको आयत मत मानिएगा क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग वैल्यू दे रखा है। ठीक है? चलिए ए, बी, सी और डी। ठीक है? लिखा हुआ है एंगल डी 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। एंगल सी लिखा हुआ है 110 डिग्री है, 110 है, कोई बात नहीं। और लिखा हुआ है ए और बी के समद्विभाजक, ठीक है, बिंदु पी पे मिलते हैं। ठीक है? ए और बी के जो समद्विभाजक हैं, ठीक है, इसके जो समद्विभाजक हैं वो किस पे मिलते हैं? बिंदु पी पे मिलते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है? तो आपको बताना है ए पी बी का मान क्या होगा, इसका मान आपको बताना है। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए इसको, चलिए हम इसको लिख देते हैं। जैसे आप सबसे पहले तो एक चीज़ जानते हैं कि 50 प्लस 110 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन चारों का मान 360 के बराबर होगा। होगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? चलिए, यहाँ से इन दोनों को योग किया जाएगा तो 160 हो जाएगा, प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ इक्वल टू 360 हो गया। ठीक? अब एंगल ए प्लस एंगल बी का जो मान होगा वो 200 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 160 में 360 में से 160 घट जाएगा, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस 160 लिख दिया जाएगा। ठीक है?
तो 200 हो गया, ठीक। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, हमको इसकी आधे आधे की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको आधा कर देना है। ये बाइसेक्टर है ना, स्वयं द्विभाजक, स्वयं द्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, ऐसी लाइन जो इसको आधे आधे पे डिवाइड कर रही हो एंगल को, मतलब जितना एंगल इधर है उतना इधर है, ऐसे ही जितना इधर है वैसे उतना इधर है। मतलब इन दोनों का हमको क्या करना है, इन दोनों के योग का आधा निकाल देना है। तो इन दोनों का योग हमको पता है, और इसका हम क्या कर देंगे, आधा निकाल देंगे, इसका आधा कर देंगे। तो भाई देखिए, इधर हमने आधा किया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आधा किया है, तो इस साइड का भी हमको आधा करना पड़ेगा, इसको भी आधा कर दिए। तो एंगल जो आपका जो द्विभाजक का जो वैल्यू आया, देखिए हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, आप देख सकते हैं 100 डिग्री आ गया। यानी कि इन दोनों का योग मिलाकर के हमको इंडिविजुअल इन दोनों का मान नहीं पता है, हो सकता है ये 50 डिग्री ये भी 50 हो सकता है ये 60 हो तो ये 40 हो सकता है कि ये 70 ये 30 ऐसा हो सकता है, ठीक है। हमको इंडिविजुअली नहीं मान पता है, लेकिन हमको पता है कि इन दोनों का जो योग आ गया वो 100 डिग्री होगा, ठीक। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 होता है, जिसमें से इन दोनों को मिला करके 100 डिग्री हो ही गया। तो बचा कितना, ये जो बचा वो 80 डिग्री का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लिखा हुआ है किसी समानांतर चतुर्भुज में, चलिए इसको भी कर लेते हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज मतलब उनके जो अंतर है वो समान है, ठीक है। किसी समानांतर चतुर्भुज में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी में एंगल डी, चलिए ए बी सी डी भी बना दें, ठीक है। इसमें एंगल डी जो है वो 76 डिग्री का है। सी और डी के स्वयं द्विभाजक बिंदु ओ पे मिलते हैं, सी और डी के स्वयं द्विभाजक बिंदु ओ पे मिलते हैं। चलिए बिंदु ओ पे इसको मिला दी। एंगल सीओडी का मान, इसका मान आपको बताना है। देखिए समचतुर्भुज है तो इनके अगल बगल के जो भी कोण होंगे इनका योग कितना होगा, इनका योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये रहा 76, तो ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 104 हो गया, क्योंकि 104 प्लस 76 मिलकर के 180 बनाएगा। और इसका स्वयं द्विभाजक है ये लाइन, यानी कि इसको दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो 76 को जब दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा तो एक पार्ट की वैल्यू 38 हो जाएगी। 38 दूना 76 होता है, आप जानते हैं, ठीक है, होता है। और 104 को जब दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये 52 52 का हो जाएगा। मतलब इतने दूरी का जो वैल्यू आया, केवल इतने दूरी का, जिसको हमने डार्क सेट कर दिया, और इसमें इतने दूरी का एंगल, ये इतना 38 आ गया और ये इतना 52 आ गया। 38 प्लस 52 मिल करके 40 और 90 हो गया आपका। तो बचा कितना, ये जो बचा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, जो बचा है वो 180, चूंकि तीनों कोणों का मान होता है, या यहाँ पे देख रहे हैं आप एक ट्रायंगल बन रहा है, 180 में से 90 यहाँ पे हो ही गया, तो बचा कितना, बाकी का 90 बचा, और 90 डिग्री का ये वाला आपका एंगल हो जाएगा। क्लियर, चलिए ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लग चुका है, लेकिन इसको हम पहले मिटा देते हैं। लिखा हुआ है किसी बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात इतना है, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक और नया कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, पहले एंगल्स वाले सारे क्वेश्चन हम कर लें, ठीक है। एक और एंगल वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है या फिर सम चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक, चलिए सम चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए बी ए सी का मान 50 है। चलिए सबसे पहले तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। बी ए सी, फिर से इसका मान आप, अच्छा ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, ठीक है, ये तो कर लिया गया हम लोग। क्लियर, ये क्वेश्चन हम लोग शायद कर लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कर लिया इसको। तो कहाँ पे किया, अ, ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया है, ठीक है, इंग्लिश में था यही, और यही यही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है, इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा, तो हमारे लिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, चाहे तो और अच्छे से बना लें, ठीक है। एक
और अच्छा सा समचतुर्भुज हमने बना लिया। ठीक है, इनके विकर्णों की लंबाई, दो विकर्ण दिए हुए हैं, दो विकर्ण दिए हुए हैं। ठीक है, इन विकर्णों की लंबाई दे रखी है। चलिए, एक का दे रखा है 24 सेंटीमीटर और दूसरे का दे रखा है 70 सेंटीमीटर। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में, जहाँ पे जैसे है ना, कि जहाँ पे काटते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पूरा 70 दिया हुआ है तो 35 इधर होगा और 35 इधर हो जाएगा। इसी प्रकार से 24 दिया हुआ है टोटल, तो 12 इधर होगा और 12 इधर हो जाएगा। क्लियर? और दूसरा चीज ये है कि जहाँ पे ये काटते हैं वहां पे क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। केवल ये पैरेललोग्राम और रोम्बस में ही होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता लग गया 35 है और 12 है, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि एक इस प्रकार से एक बन रहा है, यहाँ पे किसी में भी देखिए, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बन रहा है और ये ऐसे बन रहा है। ठीक, इधर ये 35 है, इधर ये 12 है, इसकी वैल्यू बतानी है। आप जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज, थोड़ा सा छिप जा रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर होगा। 35 का स्क्वायर करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, 35 लिखा हुआ है, तो आखिरी में जब भी 5 हो तो आप क्या करते हैं, इसका सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं, और जो भी दूसरा डिजिट जो भी दिया हो, 5 के अलावा जो भी दिया हो, 12 दिया हो तो पूरे 12 को 1 बढ़ा लेंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, तो 3 को 1 बढ़ा लेंगे, 4 हो जाएगा, और 4 तिरिक 12 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 35 का स्क्वायर कितना हो गया, 1225 हो गया। प्लस ये 12 का स्क्वायर सबको पता होगा 144। इन दोनों को जब योग करेंगे, 144 और प्लस 1225, तो ये लगभग आ जाएगा 1369 के, और इसको जब अंडर रूट में डाल देंगे तो ये 37 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये 37 कैसे आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, उसको आप देखिए। या तो आप क्या करेंगे कि 9 देखेंगे, 9 किसके किसके स्क्वायर के अंतिम में आता है, तो या तो आपके 7 के स्क्वायर के अंतिम में आता है या तो 3 के स्क्वायर के अंतिम में आता है। ठीक, बचा कितना, 13 बचा है। तो 13 कितना, 13 जो है किसके आप इसको ध्यान दीजिएगा कि 13 जो है किन दो स्क्वायर के बीच करीब में है। ठीक है, 13 किन दो स्क्वायर के करीब में है, तो आप जानते हैं कि ये 20, आप जानते हैं कि 13 जो है वो 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब या तो यहाँ पे 43 आएगा या तो 37 आएगा, और नहीं सॉरी, या तो 33 आएगा या तो 37 आएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि 33 का स्क्वायर जो होता है, 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर 33 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो लगभग आपका 1000 समथिंग आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, 1000 समथिंग के लगभग में आता है। तो ये 37 का स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद हो जाता है, इसी कारण से आपको कहा जाता है कि आप 40 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर वैसे 37 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, तो 37 का ये इसका राइट आंसर 37, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अ, चलिए, मैं अभी देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन कराने लायक है, जो सॉल्व करने लायक है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एबीसीडी एक समलंब है। चलिए बना देते हैं। एबीसीडी समलंब यानी कि ट्रेपीजियम है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ट्रेपीजियम आपका बन जाएगा। चलिए, एक ट्रेपीजियम हमने बना लिया। ठीक है, लिखा हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी है। चलिए, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये जानते ही हैं, इसमें कुछ बताने की बात नहीं थी। ठीक है, लिखा हुआ एंगल डी और एंगल सी के स्वयं द्विभाजक। ठीक है, चलिए, एंगल ए और एंगल डी और एंगल सी के, चलिए बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे इसका स्वयं द्विभाजक हो जाएगा। चलिए इसको, चलिए ऐसे मिलाते नहीं हैं, ऐसे ही हम रहने देते हैं। ठीक है, हालांकि ये चाहे तो मिला भी सकते हैं। ठीक, ये आपके स्वयं द्विभाजक होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, सीधा रहेगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक, ये स्वयं द्विभाजक है इसका, ये ई पॉइंट पे मीट करता है। ठीक, और एंगल ई डी सी का मान, ई डी सी यानी कि ये वाला एंगल का मान 30 डिग्री दे रखा है,
और इस वाले एंगल का मान 25 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछा है एंगल ए और एंगल बी क्रमशः कितना होगा। देखिए, आप इसमें 2-3 चीजें जानते हैं क्या, कि एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें इसका प्रॉपर्टी है, लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा कि ये वाले जो एंगल होते हैं इसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं और ये दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और पैरेलल के बीच में जब एक लाइन ऐसे जा रही होती है तो आप जानते हैं कि ये दोनों एंगल्स का सम हमेशा ही कितना होता है, 180 होता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसे है कि पैरेलल है दोनों लाइन और इसके बीच में ऐसे जा रही है, तो आप आसानी के साथ बता सकते थे। ठीक, और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि इसका भी जो ये जो स्वयं द्विभाजक है, स्वयं द्विभाजक का मतलब ये है कि 30 अगर इधर है, तो 30 इधर भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 25 अगर इधर है, तो 25 इधर भी होगा। यानी कि ये टोटल मिलकर के 50 हो गया, ये भी टोटल मिलकर के 60 हो गया। तो 60 अगर ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 60 माइनस करेंगे, 120 हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 अगर इधर हो गया, तो 180 में से 50 माइनस करेंगे, 130 हो जाएगा। तो 120 और 130 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर? कर लेंगे, कुछ करना नहीं था, बस देख करके आपको आंसर करना था। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ 4 ऑर्डर। कह रहा है इसमें से कौन से फिगर के पास, कौन कौन से फिगर के पास चारों साइड से जो है, मतलब क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री होता है, मतलब किसी भी साइड रोटेट कर दिया जाए तो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल आप जानते ही हैं कि जैसे शीशा रखा जाए तो उसी प्रकार से दिखाई देगा। तो स्क्वायर में तो होता है भाई, स्क्वायर को आप किसी भी तरफ पलट दीजिए, ठीक है। चौकोर अगर है, जैसे मान लीजिए ये चौकोर आपका एक फिगर है, ठीक है, ये कुछ है चौकोर, ठीक है, इसको आप इधर ही पलट दीजिए तो चौकोर ही दिखाई देगा, ठीक है, मान लीजिए। लेकिन अगर यही अगर ऐसे कुछ होता, रेक्टेंगल होता, ये रेक्टेंगल होता, तो क्या ऐसे पलटेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा? नहीं, इसका सिमेट्री, यहाँ पे शीशा रखेंगे तो अलग फिगर बनेगा, ऐसे रखेंगे तो अलग फिगर बनेगा। आप देख सकते हैं ना, लंबाई चौड़ाई इसमें होता है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। ठीक, ये आपका सिमेट्रिकल होता है। और अगर स्क्वायर सिमेट्रिकल होता है तो रोम्बस भी सिमेट्रिकल होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा, ट्रेपीजियम नहीं होगा, काइट भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका दो ही सिमेट्रिकल फिगर होते हैं, कौन कौन से? ए और सी। ए और सी जिस ऑप्शन में होगा, ए और सी नहीं है तो ऑप्शन ए बी सी ई तीनों लिखा हुआ है, ओनली ए तब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तब ओनली ए हो जाएगा। ठीक, रोटेशनल सिमेट्री ओनली ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलीहेड्रॉन विद 8 फेस एंड 12 वर्टिसेस। चलिए ये सब तो हम लोग बाद में देख लेंगे। ये लिखा, ये तो हो गया, ये क्वेश्चन शायद हो गया है। चलिए अब कुछ दो चार क्वेश्चन आपके जो है, जो बच गए, उनको भी हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है, तो लिखा हुआ है उसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप क्या होगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए, सभी आप जानते हैं कि अंतःकोणों का जो योग होता है, ठीक है, या फिर प्रत्येक कोणों का जो योग, चलिए सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, कि अगर हम मान लेते हैं कि इस बहुभुज के जो कहा जाए कि जो इनके कोण का नहीं, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो नंबर ऑफ साइड्स है, यानी कि कहा जाए कि भुजाओं की जो संख्या है, अगर उसको हम n मान लेते हैं, ठीक है, भुजाओं की संख्या अगर n मान लेते हैं तो एक फॉर्मूला होता है क्या, कि जो अंतःकोणों का योग होता है वो कितना हो जाता है, 2n माइनस 4, ठीक है, इंटू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाता है योग। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1080 लिख देंगे आप। ठीक है, तो 2n-4 की वैल्यू आपकी हो जाएगी आपकी 1080 बटा में 90, काट सकते हैं। ठीक है, आप इसको आसानी के साथ काट सकते हैं और 9 से ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक, 9 से ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 2n-4 की वैल्यू आई 12। ठीक है, तो 2n की वैल्यू आपकी 16 आ गई, ये -4 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 हो गया। n की वैल्यू आपकी 8 आ गई, n की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब आप क्या करेंगे, देखिए
आपको एक चीज पता है, n की वैल्यू जब अगर 8 हो गई, ठीक है, तो आपका जो प्रत्येक कोण, जैसे हर एक पूरे कोणों का योग दे रखा है 1080, तो सारे प्रत्येक कोण बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये समबाहुभुज है तो बराबर होगा। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, भागा 8 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका निकल करके आएगा, इसको काटेंगे आप तो 135 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, ठीक है। तो 1000 प्रत्येक जो कोण हो गया उसका मान हो गया 135 डिग्री। अब आपको निकालना है कि कुल मिलाकर के इसके कितने आपके क्या होंगे, बाई कोणों का माप निकालना है। अंतः कोण जब 135 डिग्री होगा तो 1080 में से सॉरी 180 में से 135 आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। और यही प्रत्येक बाह्य कोण का, क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 होता है, इस कारण से ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर, ये तो समझ में आ गया होगा आप सभी के, कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज के लिए ये रहा, ठीक है। लिखा हुआ है किसी समबाहुभुज के अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 108 बड़े हैं। कर लीजिए, ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत तो है नहीं। कहने का मतलब कि अगर अंतः कोण अगर x होगा तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, बाह्य कोण से 108 बड़ा है। यानी कि अगर बाह्य कोण छोटे वाले को हमेशा कुछ मानते हैं, बाह्य कोण को अगर x मान लेते हैं तो अंतः कोण 108 प्लस x हो जाएगा, और इन दोनों का योग आप जानते हैं कि आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 2x प्लस 108 का जो मान आया वो कितना आ गया, 180 आ गया। यानी कि 2x का जो मान होगा वो 180 में से 108 जाएगा तो 72 हो जाएगा। x का मान 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। x का मान 36 आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो कुछ नहीं करना है आपको, 360 बटा में फॉर्मूला होता है 360 बटा में n, 360 बटा में 36 कर देंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। यानी कि इस बहुभुज में 10 भुजाएं होंगी। क्लियर, चलिए और कुछ आपको करना नहीं था, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे गए आपके पेपर में, ठीक है। यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ए बी सी डी में ए बी और सी डी इक्वल है, डी सी बी सी इक्वल है। चलिए बना लेते हैं। कोई एक ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी है, ठीक है। लिखा हुआ है ए बी और सी डी, ए बी और ए डी इक्वल है। चलिए ए बी, ठीक है, और सी डी, या फिर चलिए सी डी ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ए बी और ए डी इक्वल है और डी सी और बी सी इक्वल है। चतुर्भुज एबीसीडी के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। विकर्ण परस्पर द्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समकोण द्विभाजित करते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, ठीक है, आसान सा है, कोई ऐसा कठिन नहीं है, बताइएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए सिमेट्री का आ गया, ठीक है। सिमेट्री आप जानते हैं कि भाई कहने का मतलब, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड फिर से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हाँ भाई, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि, हाँ भाई, तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी चीज को अगर देखा जाएगा आपके मिरर के अंदर तो वो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। मतलब अगर अगर एकदम सेम दिखाई दे तो सिमेट्रिकल फिगर कहा जाएगा। जैसे एम है, एम को मिरर में देखेंगे तो एम ही लगेगा, अगर इधर से मिरर लगाएंगे तो, ऐसे लगा देंगे तो दूसरा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये दोनों सेम बनता है तो इस फिगर को सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं, अगर नहीं सेम बनता है तो सिमेट्रिकल फिगर नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि शब्द मैथ्स में, मैथ के अक्षरों में अक्षरों का कौन सा युग्म घूर्ण समिति प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। मैथ शब्द मैथ में कौन अक्षरों का कौन सा युग्म, ठीक है, घूर्ण समिति प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि शब्द मैथ में कौन सा जो है समूह घूर्ण, घूर्ण मतलब घुमाने पर कौन सा जो होगा क्या होगा, आपका ये प्रदर्शित करेगा क्या, घूर्ण मतलब सिमेट्री प्रदर्शित करता है। तो ये सब क्वेश्चन आपका आसान सा है, ठीक है। आप जान रहे हैं कि भाई किसको घुमाएंगे, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए एच को जब आप घुमाएंगे तो भी आपका, वैसे देखिए एम को घुमाएंगे तो डब्लू बन जाएगा, ए को घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तो ये भी नहीं है। टी को जब घुमाएंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा,
लेकिन एच को जब घुमाएंगे तो एच ऐसे ही रहेगा, और एस को जब घुमाएंगे तो एस भी जो है आपका ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर एच और एस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर। चलिए, इस प्रकार से आपके सिमेट्री के क्वेश्चन है, 2 ही 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए थे, और ये आसानी के साथ आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक समिति होती है परंतु घूर्ण समिति नहीं होती है? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें रैखिक समिति होती है? क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक समिति होती है परंतु घूर्ण समिति नहीं होती है? ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके लिखे हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, समबाहु त्रिभुज को घुमाएंगे तो भी सही रहेगा, आयत को घुमाने पर भी रहता है, लेकिन इसमें जो होता है पतंग में, इसमें आपकी घूर्ण समिति नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर पतंग हो जाएगा। क्लियर। चलिए, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप देख सकते हैं बाकी के 2 क्वेश्चन और हैं, तो ये आप देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, घूर्ण समिति नहीं है परंतु रैखिक समिति है, आप देख लीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा, आप बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, एम हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही एक और आपका लिखा हुआ है कि घूर्णन समिति नहीं है, फिर वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। ठीक, तो आप कर ही लेंगे सारे क्वेश्चंस को। ये वही क्वेश्चन है कि रैखिक समिति है परंतु घूर्णन समिति नहीं है, 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके आपके आंसर बता देने हैं। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चंस जो कि आपके रिलेटेड थे, कहा जाए मैथ्स में, जो आपका बेसिकली जो ज्योमेट्री है उसका। ठीक है, अगर आपको मैथ्स में अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको अपना जो ज्योमेट्री का सेक्शन है और साथ ही साथ जो आपका मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति वाला सेक्शन है उसको मजबूत करना होगा। तो ये दोनों सेक्शन अगर आपके मजबूत हो जाएंगे तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन से यहाँ से फंस जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।